हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का ESL क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का परिचय देखेंगे। तो इसका परिचय देखने से पहले जो हमने 9th में पढ़ रखा है उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं। आप सबने पढ़ रखा है 9th में चैप्टर में क्या पढ़ रखा था आपने? नंबर सिस्टम पढ़ रखा था और ये सारे नंबर्स आपने उसमें पढ़ रखे थे। तो जल्दी से देख ले रहे हैं जैसे कि आपको रिवाइज हो जाए और फिर आगे हम देखेंगे। इसमें हमें 2 चीज़ पढ़नी है, समझनी है। एक तो युग्ल विभाजन प्रमेय और युग्ल विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मतलब कि प्रकृति के द्वारा, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है तो कितने मार्कर हैं? 1 मार्कर है। टोटल कितने मार्कर हैं? 3 मार्कर हैं। बुक्स कितनी हैं? 5 बुक्स रखी हैं। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं को अब जैसे कि अब मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, एक भी मार्कर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? मेरे हाथ, मैं पूछूंगी मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? तो कुछ भी मार्कर नहीं, तो हम बोलें 0 मार्कर है। तो एक और नंबर की ऐड कर दिया गया। पूर्ण संख्या में कुछ भी नहीं किया गया, सेम क्या किया गया है? केवल और केवल इसमें 0 को इसमें ऐड कर दिया गया है, बस। इसके अलावा सेम जो जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उनको इसमें ऐड किया। मतलब इसमें क्या ऐड किया गया है? केवल और केवल 0 को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये अनंत तक होती है, यहाँ तक आप लिख सकते हो, वहाँ तक। पूर्णांक, अब जैसे कि हमको ज़रूरत पड़ी प्लस की संख्याओं को, अब इनको हमें माइनस में लिखने की भी ज़रूरत पड़ी। तो जब हम इन्हीं संख्याओं को माइनस में भी लिख देते हैं और प्लस में भी लिख देते हैं, वही संख्याएं हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर को लिखेंगे हम, तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस का 4। ठीक है, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। अब हमने परमेय संख्या भी पढ़ रखी थी 9th क्लास में। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि ये, जैसे कि मैं लिख दूँ 2 को लिख दिया मैंने, 2 के नीचे लिख दिया 3। तो ये जो होती है ये होती है परमेय संख्या। मतलब कि इनको हम जो होता है P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि 2/3 हो गई, या हम इसको सोल्यूशन करें तो इसका सोल्यूशन करेंगे, या फिर 4/5 हो गई, या माइनस में भी आ सकता है, -4/3, 5/6 ये आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे ये जो Q है, Q बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा। Q की जगह पर Q कभी भी 0 नहीं आएगा। Q बराबर क्या हुआ? Q बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, और अपरमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो होती हैं हमारी अपरमेय संख्या, जिनको हम लिख ही नहीं सकते P/Q में। जैसे कि √2 है, √3 है, √4 है, या फिर पाई है। ठीक है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप बोलेंगे कि पाई को तो हम 22/7 के रूप में लिखते हैं। देखिए, इसको केवल इसका मान लेते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पाई बराबर, कंफर्म नहीं है, मतलब कि पूरा मान नहीं लिख रहा हुआ है कि 22/7 ही होता है। ठीक है, मान लेते हैं कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए मान लेते हैं कि 22/7 होता है। ठीक है, इसके बाद आपने भाज्य संख्या पढ़ी थी। भाज्य क्या होती है? जिसमें किसी दूसरी भी संख्या का भाग चला जाए, जिससे दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वो होती है। जैसे कि आपकी 4 है, 6 है, और आपकी 8 है, 10 है, 9वीं है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 20 है। तो ये संख्या जिनमें दूसरी संख्या से भाग चला जाता है वो तुम्हारी सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा
भाग नहीं जाए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, ये सारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जैसे कि जिनका जो HCF होता है, HCF एक हो, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि मैं लिखूं 15 और 16, ये सह अभाज्य हैं अपनी। 16 और 21 ये क्या हैं? सह अभाज्य, क्योंकि इनका HCF क्या आएगा? 1। सम संख्याएं, सम संख्याएं मतलब वो होती हैं जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6, 8, या किसी संख्या के बीच 0 भी आ जाता है, वो क्या होती है? सम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं? 1, 3, 5, 5, 7, 9, 11, ये आपने सबने पढ़ रखी है, तो जल्दी से हम रिवाइज करना है। वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं, इन सबको अगर हम मिक्स कर दें, क्या कर दें? मिक्स कर लें इन सबको, तो वही सारी मिलकर क्या बन जाती हैं? मिक्स कर लेते हैं इनको सबको। सभी संख्याओं का मिक्सअप होता है, ठीक है? सभी अंकों का मिश्रण बोल सकते हैं। सभी किसी को भी उठा लो, आप किसी को भी उठा लो, सभी संख्याओं का मिश्रण होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो हमारा। चलिए तो अब देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उनको समझ लेते हैं, जिससे कि ये अच्छे समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 उदाहरण, जैसे कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 25/6, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 27/8, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 7/9, ये लिख दिया मैंने, ठीक है? 3 उदाहरण ले रहे हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो वही जो हम करते हैं नॉर्मल टाइप से वही करेंगे, ठीक है? जैसे कि हमने आगे भाग किए वैसे ही। तो 6 चक 24, 4 बार गया, और शेष कितना बचा? शेष बचेगा आपका 1, ठीक है? यहाँ पे हम करेंगे 8 3 24, 8 3 24 से कितना बचेगा? 3, और यहाँ देखेंगे हम, यहाँ तो जा ही नहीं रहा, यहाँ पे तो 9 का 7 में जा ही नहीं रहा, तो क्या कर सकते हैं? अगर ध्यान रखना, इसमें हमको पॉइंट में नहीं लेना है, जैसे 0 के बाद पॉइंट लगाना है, वो हमको नहीं लगाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि अगर हम इसका 0 में दे दें एक बार, तो 0 में दे देंगे तो कितना बचेगा? शेष पर बचेगा, कितना बचेगा? 7, ठीक है? शेष कितना बचेगा? 7। ये आ गया हमारे पास, ये सिस्टमेटिक से। अब हम देखते हैं, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं 25, ठीक है, बराबर में 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 और +1, ये लिख सकते हैं हम इसको 27, तो 27 8 गुणा 3 बराबर 8 गुणा 3 और +3 इसमें आ गई। इसमें तो यहाँ दे रखा है 7, तो 7, ठीक है, 7 बराबर 9 गुणा 0 +7, ठीक है? ये हमने लिख लिया इस फॉर्म में। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होती है, ये सेम यही करते हैं। अब देखो यूक्लिड विभाजन क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भाजक, नहीं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोलते हैं हम भागफल, इसको बोलते हैं हम शेषफल। ये बताओ, अब जैसे कि हमने ये लिख लिया, इसको हम भाजक बोल रहे हैं, इसको भाज्य बोल रहे हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, ये
इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या हुआ है इसमें यूनिट विभाजन जो एल्गोरिथम है इसमें इसको बोला गया है ए, इस वाली वैल्यू को क्या बोला गया, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बोला गया है ए, इसको बोला गया है बी, इसको बोला गया है क्यू और इसको बोला गया है आर। तो हम यहाँ देखेंगे तो इसको क्या बोला गया है ए ले लेंगे बराबर बी यहाँ पे होती है तो बी गुणा क्यू प्लस कितना है आर तो आर। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि ये आ गया। अब एक चीज़ आप और नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये जो 8 है, यहाँ पे ये 8 है, यहाँ पे 3 है, ध्यान रखना इससे हमेशा शेषफल छोटा आएगा, बड़ा कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ये जो 8 है अगर हम किसी का भाग दे, किसी संख्या में भाग दे रहे हैं 8 से, तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 8 से छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आ सकता। तो हम इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि जो शेषफल है वो हमेशा, जो शेषफल है आर जो है वो हमेशा किससे छोटा रहेगा, वो छोटा रहेगा हमेशा बी से। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया, ये बात हमारी कन्फर्म होगी कि जो आर है वो हमेशा किससे छोटा रहेगा, बी से। अब हम देखते हैं जो आर है, आर जीरो भी आ सकता है रिमाइंडर, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीरो वाला ने लिया है, चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जीरो वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं जीरो वाला ले रहा हूँ, जैसे कि 25 गुणा 5 तो 5 25 4 बार आ गया और शेषफल कितना आ गया, जीरो। तो शेषफल जीरो भी आ सकता है, शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल जीरो भी आ सकता है। तो यहाँ और हमेशा जीरो से बड़ा होगा, माइनस में तो शेषफल कभी आएगा नहीं, या तो जीरो होगा या शेषफल जीरो से रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, जो आर है वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, जीरो से, और या फिर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा रहेगा, या जीरो से बड़ा रहेगा आर जो है, या तो उसके बराबर आ जाएगा, या तो जीरो आ सकता है शेषफल या उससे बराबर। तो इसको हम अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जीरो या तो आर होगा, मतलब या तो बराबर आएगा या उससे बड़ा होगा, और बी इससे भी बड़ा है, बी इससे भी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे इसको सेम, देखो ये हमने ये सारा कुछ किया है, सेम ये दे रखा है, सेम यही है। देखो आप ए बी क्यू प्लस आर, जीरो या तो बड़ा होगा आर या फिर उसके बराबर होगा, और बी हमेशा आर से बड़ा रहेगा, ये दे रखा है। तो अब समझते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है जो दो घनात्मक पूर्णांक, घनात्मक समझ रहे हो ना, प्लस में आएंगे दो घनात्मक, ए और बी कुछ भी दे सकते हैं, प्लस में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, ये बी दे रखा है, हमेशा प्लस में, कभी भी माइनस में नहीं आएंगे। ठीक है, एक कन्फर्म आप तो ये हो गई। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होंगी, क्यू और आर विद्यमान है। कौन संख्या होंगी, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है तुम्हें पता है, जिसमें जीरो भी होता है, 1 2 3 4 5, ये सारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। या तो जो इन संख्याओं में से आर भी कुछ हो सकता है, क्यू भी कुछ हो सकता है। ठीक है, यही उसने बोला है। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब चलिए, तो अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है ये एचसीएफ निकालने के यूज आता है। ठीक है, ये एक एचसीएफ निकालने का नया तरीका है। आपने अभी तक 9th में 10th में वही गुणनखंड विधि से सीखे होंगे एचसीएफ निकालना। यहाँ पे एक अलग ही उसका मेथड आएगा एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ का सबको मतलब पता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका ये मतलब होता है, मतलब कि हिंदी में बोलें तो महत्तम समावर्तक। ठीक है, ये होता है। तो ये जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है ये एलसीएफ का वो है। आज से हम 9th 8th में क्या करके आए थे, वही उससे करते थे। तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 12 और 20। अब हमें इसका एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ ज्ञात करना है क्या है।
तो हम तो वही जैसे कि पहले किए तो उसी मेथड से करेंगे पहले, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो करेंगे और कितने बार कटेगा 6 बार। फिर काटेंगे हम इसको 2 से कट जाएगा, फिर 3 कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार। इसी मेथड से करते थे हम 20 को ऐसे ही, सेम हम 20 को भी ऐसे ही कर लेंगे, सेम ऐसे ही 20 को हम करेंगे तो 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 बार कट जाएगा, ठीक है। तो सेम इसके 12 के गुणनखंड कितने आ गए, 12 के गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3, और सब 20 के कितने के आ गए, 20 के देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आ गए। तो एससीएम में क्या देखते हैं, मतलब एससीएम में देखते थे जो कॉमन है दोनों में उसको हम देखते हैं, जो कॉमन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन, तो 2 के 2 कॉमन है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। तो जो एचसीएफ है वो आ गया इसका 4। चलो ठीक है, ये मेथड ठीक है, हमें सही लग रहा है, तो इस मेथड को क्यों पढ़े हम। चलो यहाँ पे छोटे छोटे हैं तो यहाँ पे तो ये काम कर रहा है। अगर मान के चलो कोई बड़ी संख्या आ जाती है, बड़ी संख्या, इसकी मैं यहाँ लिख दूँ 1270 280, ये मैंने संख्या लिख दी। अब मुझे इसका एचसीएफ चाहिए, तो बड़ी संख्या है, ऐसे निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब कि ऐसे निकालेंगे, और इससे भी बड़ी बड़ी संख्या आती हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं इस वाले मेथड से। लेकिन इस वाले मेथड से हम उसमें नहीं फंसेंगे, ठीक है। इस वाले मेथड में फंसेंगे लेकिन इस वाले मेथड से बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले अगर इसको देखें ना, इस वाले को देखते हैं पहले हम, 12 को और 20 को, फिर इसको हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 20 बड़ी है या फिर 12 बड़ी है। जो बड़ी है उसको आप यहाँ पे लिख लो अंदर, अंदर इसके, और जो छोटी है उसको वहाँ यहाँ लिख दो आप। सबसे पहले आपको काम यही करना है, ठीक है। इसके बाद करेंगे तो 12 एकन 12 एक ही बार जाएगा, तो लिख लोगे आप 1, 12 एकन 12, ठीक है जी। और तो घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 12, शेषफल घटाएंगे तो 12, 20 में से 12 के तो शेषफल आ गया 8। शेषफल 0 नहीं आया, अगर शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली आपको यहाँ लिखनी है, फिर जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 12, तो 8 एकन 8, एक बार गया, ठीक है जी। घटाएंगे कितने आ जाएंगे 4, शेषफल 0 आया नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे, फिर यही सेम मेथड, 8 को कहाँ लिख दोगे आप, इसमें। तो 8 को अगर आप इसमें लिखोगे तो कितने में आ जाएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ये कितने में आ गया 2 बार, 4 दूनी 8, शेषफल 0 आ गया। जिससे शेषफल 0 आ गया वही आपका हो जाता है HCF। जिस संख्या से 0 आ जाए वही आपका क्या होता है HCF, ठीक है। तो इस वाले मेथड से हम कितना ही बड़ा सवाल आ जाए फंसेंगे नहीं, ठीक है। इस वाले मेथड में हम फंस जाते हैं गुणनखंड विधि में, लेकिन इस वाले मेथड में हम कभी नहीं फंस सकते। जैसे कि अब हम ये करने हैं, ठीक है, ये वाला करना है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। जो बड़ा है उसको अंदर लिख लो, तो 1270 बड़ा है तो उसको लिख लेंगे हम अंदर, और जो छोटा है उसको लिख लेंगे हम 280 को बाहर। सबसे पहले तो काम आपको यही करना है, जो बड़ा है उसको अंदर लिख लो और जो छोटा है उसको, मतलब कि जो बड़ा है उसको भाज्य बना लो और जो छोटा है उसको भाजक बना लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब सेम वही करना है प्रोसेसर। तो इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, दिख रहा है सीधे से, 4 बार करते हैं हम। तो ना जाने 4 में तो 0 को जाएगा नहीं, 4 8 32, हासिल के 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 हो गया, ठीक है। 1120 4 बार गया, तो 0 में से 0 गया 0, 7 में तो 2 के कितने बचे 5, और 2 में से गया तो 1, 150 बचा हमारे पास, ठीक है। अब शेषफल तो 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो आप करोगे क्या, जो यहाँ पर पहले भाजक था वो अब तो आपका क्या बन जाएगा भाज्य, वही करना है सेम। तो 280 को आप बना लो अब भाज्य। अब फिर से भाग करो आप इसका, इसमें तो भाग करेंगे तो 150 का तो एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। यहाँ बचेगा 0, 8 में तो 5 के कितने बचेंगे 3, और 2 में से गया 30, 130 बचे। शेषफल 0 नहीं आया
तो आप क्या करोगे, अब इस वाले भाजक को क्या बना लोगे, भाज्य। 150 को बना लोगे आप भाज्य। तो कितनी बार जाएगा, 130, एक बार जाएगा, एक बार। अब कितने बचेंगे, 0 2, फिर शेष पर 2 बचे, अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर दोबारा से आगे कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा, आगे करेंगे कंटिन्यू। तो ये वाला इसके अंदर लिख लेंगे 130 को, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 20 का पढ़ाना जाएगा इसमें 6 बार, तो 0 1, 10 बचे। अब कितने निकाल लोगे, अब यहाँ पे लिखोगे 0 नहीं आया, फिर भी कितने लिख लोगे 20, और 10 से अगर 2 बार कितना आ जाएगा 20, मतलब कि शेषफल कितना आ गया 0। किससे शेषफल 0 आया, शेषफल आया इससे 0, जिससे शेषफल 0 आ गया वही क्या हो जाता है, HCF, मतलब कि इस संख्या, इन दोनों का HCF क्या है, 10 है HCF, ठीक है। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये इस प्रकार काम करती है, सबसे बेस्ट ट्रिक है HCF निकालने की, बेहतरीन, मतलब कि आप इसमें कभी भी मार नहीं खाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ चरण लिखने होते हैं, इसका जो यूज करेंगे हम, इसमें क्या होता है चरण लिखने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक चरण ये बन गया, 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 एक चरण ये, तो ये चरण लिखने होते हैं हमको, ठीक है। सबसे पहले अगर इसमें देखें हम इस वाले में, तो ये हमारा पूरा सिस्टमेटिक ये वाला ये है, तो क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भाज्य, तो 1270 बराबर, फिर क्या लिखते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये इसको आप मान लो पहला, ये पहला हो गया, फिर दूसरा लिख दो, दूसरा क्या है, दूसरा आप देखोगे तो देखो ये है 130, ये वाला सिस्टम है पूरा दूसरा। तो कितना है, भाज्य कितना है, 280 बराबर किसके है, 150 गुणा 150 कितनी, भाज्य कितना है 1, तो शेषफल कितना है 130, तो 130 ये सर ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा करो जी, तीसरा करोगे तो आप ये वाला सिस्टम है तीसरे में, ये वाला। तो अगर आप देखोगे तो कितना है, भाज्य कितना है 150, भाजक कितना है 130, और गुणा भागफल कितना है 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है 20। अब आप यहाँ से कितना करोगे, चौथा, ये वाला लिख लो चौथा। चौथे में क्या लिखोगे, भाजक कितना है 130, और भाजक कितना है 20, और भागफल कितना है 6, और शेषफल कितना है 10, तो 10। अब पाँचवें में देखोगे ये वाला सिस्टम बचा पूरा ये, तो पाँचवें में क्या है, 20 भाजक है, भाज्य है आपका 10 भाजक गुणा 2 भाज्य और शेषफल 0। तो जब 0 आए तो ये समझ लो ये जो वैल्यू आई है यही इसका HCF है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से हमको थोड़ा सा लिखना होता है, सो ये हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब जब हम इनको 1 पॉइंट बनेगा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से और अच्छे समझ में आ जाएगी हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से प्रश्नावली 1.1 हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।